नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में अपन एक नए टॉपिक उठाने जा रहे हैं और उसका नाम है सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यू हमने काफी टॉपिक कवर कर लिए, जैसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और उसके बाद में आपके जितने भी अटैकिंग रिएजेंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उनको हमने कवर कर लिया। अब आपके सिलेबस में एक पॉइंट दे रखा है, जितने भी इफेक्ट हैं, जितने भी प्रभाव हैं, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है, ठीक है ना, प्रेरणिक प्रभाव है, अनुनाद है, अति संयुग्मन है। तो ये सारे के सारे प्रभाव जो है वो उनको अपन कवर करेंगे। आज की क्लास में ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला, कम से कम इसमें 3-4 क्लासें आराम से लग जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक परेशान करता है तो वो यही टॉपिक है, इफेक्ट वाला। बच्चों को समझ में ही नहीं आता है सर प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, अति संयुग्मन क्या होता है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ ये क्लासें देखते हैं तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको भले ही आज तक नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, एकदम फ्रेंडली बताऊंगा, जिस तरीके से बच्चों को समझ में आता है। मुझे कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूं नहीं अपने आप को दिखाना है, बस मैं उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है ना। बिल्कुल ही देसी अंदाज में, बिल्कुल ही देसी भाषा में, सरल से सरल शब्द जितने हो सकते हैं वो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। आप बस डरिए मत, अपने अंदर को डर को जो है उसको निकालिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, स्किप ही कर देते कि ये तो मेरे समझ में आने की बस की बात ही नहीं। तो ऐसा ना करें, आप क्लास को ईमानदारी के साथ पूरी देखें। जैसे कि आज की इस क्लास में अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है और एक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो आपको पूरी क्लास बढ़िया तरीके से लास्ट तक देखना है, फिर आप जो है वो जज करना कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। आप शुरुआत की 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसमें थोड़ी समझ में आएगा, भाई ये कोई ऐसी थोड़ी है कॉमेडी वीडियो 2 मिनट देख लिया, 4 मिनट नहीं। पढ़ाई करने के लिए आपको टिकना पड़ेगा, आपको एक लंबे समय तक बैठना पड़ेगा, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके चीजें समझ में आती है ना। पढ़ना इतना ही आसान होता तो हर कोई पढ़ लेता। भाई अपन जैसे कहीं पे फ्री बैठ रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं, कोई रील्स देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन चीजों में हमें मजा आता है, उसमें किसी प्रकार की धैर्य की आवश्यकता ही नहीं होती, कोई फोकस की आवश्यकता नहीं होती, कंसंट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन अपन ऐसा कहीं देखा है कि यार फ्री बैठे हैं, चलो एक लेक्चर देख लेते हैं, होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक अलग चीज है, बहुत मतलब अपन कह सकते हैं कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आज के सोशल मीडिया के युग में हर बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, उसके पास कंसंट्रेशन लेवल इतना घट गया है जिसकी बात ही मत पूछो। ठीक है, अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना है सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। यानी कि ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर आपको जितने भी प्रभाव आते हैं, कौन कौन से इफेक्ट है, नाम तो आप सभी को पता ही होंगे कि भाई एक तो प्रेरणिक प्रभाव होता है जिसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, एक अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन होता है, एक अनुनाद होता है रेजोनेंस कहते हैं, एक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है, एक मीजोमेरिक प्रभाव होता है और एक आपका त्रिविम प्रभाव होता है, स्टेरिक हिंडरेंस होता है। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 जितने भी प्रभाव हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यही चीज जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इसी चीज को कहते हैं, ठीक है ना। कि भाई जो बीच के बंद के इलेक्ट्रॉन है ना वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं पे कौन सा प्रभाव लगता है, कहीं पे कौन सा लगता है, उन शिफ्ट होने को ही अपन क्या कह देते हैं, प्रभाव कह देते हैं, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इसमें कितने प्रभाव है आपको देखना है। सबसे पहले जो प्रभाव आता है इसके अंदर एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तीसरा इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही कहते हैं। तीसरा इसके अंदर हो जाएगा अनुनाद, अनुनाद, अनुनाद को अपन कहते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है ना। और चौथा हो जाएगा आपका अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, जिसको अपन कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये मोस्टली 4 प्रभाव पड़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव तो एक बस छोटा सा प्रभाव है, इसलिए मैंने आज ये दोनों उठा लिए, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक इंडक्टिव। तो मेनली जो क्लास के अंदर मुख्य डिस्कशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी प्रेरणिक प्रभाव पे होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक छोटा सा है, मतलब 5-10 मिनट का मामला है, उसके बाद अपन
मुख्यतः इस क्लास में प्रेरणिक प्रभाव की चर्चा करेंगे और ये तीनों जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयमन, इन्हीं के बारे में मेनली पढ़ना है। सवाल भी आएगा तो इन तीनों में से आपसे सवाल पूछेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव भी छोटा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चीजें सारी इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में दे रखी है और बहुत छोटा सा मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कौन कौन से प्रभाव होते हैं, इतने तो आपको समझ आ गया कि सर 4 प्रकार के प्रभाव मुख्यतः देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो है ये अस्थायी प्रभाव होता है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है अस्थायी प्रभाव का मतलब, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है ना ये अस्थायी प्रभाव होता है और बाकी के ये तीनों के तीनों आपके कैसे हो जाएंगे, स्थायी प्रभाव होते हैं। तीनों के तीनों आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं, स्थायी प्रभाव होते हैं। जब भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है ना वो अस्थायी प्रभाव होता है। क्या इतनी सी बात तुम याद रख लोगे कि भाई केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है जो आपका अस्थायी होता है। बाकी चाहे कोई भी आपसे पूछ ले, हाइपर कंजुगेशन पूछ ले, रेजोनेंस पूछ ले, इंडक्टिव इफेक्ट पूछ ले, सारे के सारे स्थायी है। अस्थायी कौन है, केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है, ठीक है ना। अब अस्थायी का मतलब क्या होता है इसको अपन जानेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप जो बातें मैंने लिखाई है इसको ध्यान से लिख लो। एक बार जितनी बातें मैंने लिखाई है उसको ध्यान से लिख लो। हाँ, ऐसे तो अब और भी होते हैं, जैसे कि मीसोमेरिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो इतने काम के नहीं है। मीसोमेरिक प्रभाव अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। त्रिविम प्रभाव भी होता है, स्टेरिक इंटरफेरेंस जिसको अपन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ये भी स्थायी है, मीसोमेरिक वाला भी स्थायी है, ठीक है ना। बाकी जितने भी होंगे सारे स्थायी है। याद केवल ये रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला अस्थायी है, बाकी सारे जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्थायी प्रभाव, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? इसको मैं मिटा सकता हूं, नोट कर लो इसको। चल अब अपन शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से, फिर अपन इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे। पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें लगेगा बाद में पढ़ाएंगे सर तो हम छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले इसको ही पढ़ाऊंगा, मैं पहले इसको ही पढ़ाऊंगा। मिटा दो। चल अब बात ये आती है कि सर अस्थायी प्रभाव है क्यों, ये अस्थायी प्रभाव क्यों है? अस्थायी प्रभाव इसलिए है, देखो अस्थायी प्रभाव का रीजन अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अस्थायी प्रभाव क्यों है, तो इसका रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि यह जो प्रभाव है ये आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ये इसका रीजन है, ये इसका क्या है, अस्थायी प्रभाव क्यों है। ये इसका कारण मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव क्यों, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति पर डिपेंड करेगा। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होते हैं ये तो पता है, नहीं पता सर तो लास्ट वाली क्लास देखो, नहीं पता है तो। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उसे तो अपन कहते हैं आक्रमणकारी समूह। अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये जो है ना ये उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऐसे करेगा कि अगर आक्रमणकारी समूह उपस्थित है, अगर आक्रमणकारी समूह वहां पर प्रेजेंट है तब तो जो है वो यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा, और अगर आक्रमणकारी समूह उपस्थित नहीं है तो बंद के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? एक बार फिर से रिपीट करूं, मैंने ये कहा कि ये अस्थायी प्रभाव है। अस्थायी प्रभाव का मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि ये आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है उसकी उपस्थिति पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर वो आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित है, अगर प्रेजेंट है तब तो बंद के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। भाई प्रभाव क्या होता है, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, उसे ही तो प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अगर उपस्थित होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, अगर वहां पर आक्रमणकारी समूह नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही नहीं होंगे। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, अटैकिंग रिएजेंट पे, कि भाई अगर वो है तो शिफ्ट होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात को? तो यही आपको समझाना था। और मैं लिखवा देता हूं आपको, यहाँ पे इसका मतलब और लिखा देता हूं, अगर आक्रमणकारी समूह या अभिकर्मक, एक ही बात है, कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित हैं
तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा, अन्यथा नहीं। विस्थापन होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं मतलब अगर नहीं उपस्थित है तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन भी नहीं होगा। अब एक चीज को ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे लिखा पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। इस चीज को आप नोट कर, अब इसको बिठा दो मैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा कि इसमें केवल और केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है ना, उसमें केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा इसमें, दिख रहा है ना। केवल और केवल इसके अंदर जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वही विस्थापित होंगे। सर पाई बंध क्या होता है? अगर एक बॉन्ड बना हुआ था इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसके ऊपर एक और बॉन्ड बना दिया तब इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो इसमें केवल और केवल इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, जैसा पहले था वैसा का वैसा रहेगा। उसके इलेक्ट्रॉन विस्थापित नहीं होंगे, केवल और केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं। तो कितनी बातें आपको याद में रहेगी सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की। सर अगर आप बात करो तो सर हमें पहली चीज तो यहां से समझ में आती है एक अस्थायी प्रभाव है। दूसरी चीज सर हमें समझ में आती है कि इसमें केवल और केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे के वैसे रहेंगे। क्लियर है ये इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो, अब ध्यान से मेरे को सुनो इसको कि भाई कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। सर आपने बहुत बार कह दिया कि बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, लेकिन होंगे कैसे ये तो बताइए। तो ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो कैसे होंगे, जैसे कि यहां पर मैंने ये कह दिया, ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये मान लो मैंने यहां पे कह दिया कि यहां पे C डबल बॉन्ड C है, या फिर मैं यूं कह दूं ये A डबल बॉन्ड B है, ठीक है। ये कोई A डबल बॉन्ड B है, ठीक है। अब क्या बताइए मुझे कि ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरफ विस्थापित होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताइए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर A डबल बॉन्ड B है, और एक चीज आपको अज्यूम कर लेनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो A की ज्यादा है B से। सर इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। ये बात आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता। जिसकी विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा, वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ज्यादा खींचेगा, और जिसकी विद्युत ऋणता जितनी कम होगी बंध के इलेक्ट्रॉन उस तरफ उतने कम रहेंगे, बाकी वाला खींच लेगा। जिसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें ये पता चलता है कि बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे किस तरफ। इससे क्या पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। भाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, ए खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके पास पावर ज्यादा है, खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है खींच लेगा। इसके पास शक्ति कम है, नहीं खींच पाएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा खींच लेता है। मुझे बताइए क्या ये खींच पाएगा, क्या ये ए खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? यहाँ पे मैंने लिखा कि ये एक अस्थायी प्रभाव है। ये आक्रमणकारी अगर अभिकर्मक उपस्थित होगा तो ही पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। क्या यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कोई है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ है? नहीं है सर, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आक्रमणकारी समूह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि ए डबल बॉन्ड बी और उसके साथ में कोई न कोई या तो इलेक्ट्रोफाइल है या फिर कोई न कोई न्यूक्लियोफाइल। तो अब जो है ना, अब यहाँ पर ये बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। अब बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे किस तरफ होंगे? ऑब्वियसली बात है इस तरफ होंगे, है ना। सिंपल सी बात है कि भाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरफ विस्थापित होंगे, एक के ऊपर आएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी।
तो यहाँ पर ए के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्ण धनावेश और पूर्ण ऋणावेश आता है, क्योंकि पाई बंध के जितने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो ए के ऊपर आ गए। पाई बंध के यानी जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये, इसी को पाई बॉन्ड कहते हैं, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए पर आ गए, इसलिए इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर पूर्ण ऋणावेश और इसके ऊपर पूर्ण धनावेश आएगा। लेकिन जब अपन आगे पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर ये पूर्ण धनावेश या पूर्ण ऋणावेश नहीं आएगा। वहां पे मैं सिंबल ऐसे बनाऊंगा, आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना, बंध के इलेक्ट्रॉन वो पूरी तरीके से इसके ऊपर नहीं आए, वो इसकी तरफ ज्यादा खींचे हैं, बस वो इसकी तरफ ज्यादा खींचे हुए हैं, पूरी तरीके से बंध के इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं आते हैं, तो अपन आंशिक धनावेश लगा देते हैं या आंशिक ऋणावेश लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर तो पाई बंध के पूरे इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर आ गए, तो पूरा धनावेश आ जाएगा और उसके ऊपर पूरा ऋणावेश और इसके ऊपर पूरा धनावेश आ जाएगा। समझ गए? बाकी सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल वैसा का वैसा है, देखो पहले जैसा सिग्मा बॉन्ड था वैसा का वैसा है। तो यही तो बात मैंने की कि केवल और केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ेगा? तो दोनों अलग अलग जगह जुड़ते हैं, दोनों यहाँ पर अलग अलग जगह पर जुड़ेंगे। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो आप, पहले इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ते हैं। मिटा दो इसको, चल ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है ना, ई इफेक्ट जिसको अपन कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है यहाँ पर प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट या प्लस ई प्रभाव, हिंदी में बात करो तो प्लस ई प्रभाव, और दूसरा हो जाएगा माइनस ई इफेक्ट, या हिंदी में बात करूं तो माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा, सॉरी प्रभाव है। ये दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। कैसे होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इसके आगे और कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसके साथ एक तो कंडीशन है कि इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और एक कंडीशन है कि इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ठीक है ना। अब अपन को यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ेगा। बहुत आसान है, देखो सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले अपन को क्या करना है सर, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करना है। हमें क्या करवाना है, सबसे पहले पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करवाना है। कहां पे करवाएंगे, किधर भी करवा दो, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई इधर क्या जुड़ा हुआ है इधर क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो तो अपन देख के बताएंगे कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरह विस्थापित होंगे, है ना, उसके साइड में क्या जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, उसको धक्का देने वाला समूह है या खींचने वाला समूह है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट दिख रहा है, तो किधर भी भेजो, चाहे आप इधर भेज दो या फिर आप इधर भेज दो, गलत नहीं होगा इसमें। ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लस इफेक्ट है, तो मान लो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन तो विस्थापित होने ही, ये इधर आ गए। अगर ये इधर आए तो यहाँ पे कैसी कंडीशन बनेगा, यहाँ पे कैसी कंडीशन बनेगी, देखो ये कार्बन सहसंयोजक बंध वैसा का वैसा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो गए, यानी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां से इसने डोनेट कर दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एक मिनट, क्या ये कंडीशन बिल्कुल सही है, क्या ये कंडीशन बिल्कुल सही है सर? इसमें क्या होगा, वही होगा, डरने वाली बात ही नहीं है। किधर भी इलेक्ट्रॉन भेज दो, मैंने इधर विस्थापित कर दिए, तो यहाँ पर ये सी सहसंयोजक बंध वैसा का वैसा है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए नेगेटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ेंगे। मेन चीज हमारी तो समझने वाली यही थी कि इलेक्ट्रोफाइल किधर जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अब देखो, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो नहीं समझ पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन से नहीं, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। और इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो अटैक कहां पे करेगा, इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें से मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है,
इसमें से मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑब्वियसली बात है इस वाले कार्बन पर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पे विस्थापित हुए तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर होता है, उसी के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल तो आपका इधर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो आपका इधर जुड़ेगा। और ये जो इफेक्ट कहलाता है ना, ये इसको अपन कहते हैं प्लस इफेक्ट, इसको अपन प्लस इफेक्ट कहते हैं। सर न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नाभिक सनई होता है, यानी कि जो नाभिक से प्यार करता है, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पे आक्रमण नहीं करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो वहां पे आक्रमण करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ गए मेरी बात को? तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत होते हैं, तो वहां पे थोड़ी अटैक करेगा जहां पे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी कहां पर होती है सर? जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देखो किस पे शिफ्ट हो गए? इस पे शिफ्ट हो गए, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। क्या इतनी बातें तुम समझ पाए? क्या इतनी बातें तुम समझ पाए कि नहीं पाए? बताओ, समझ पाए? सर हम तो नहीं समझ पाए। चलो मैं इसको और बढ़िया तरीके से समझ आता हूं। प्लस इफेक्ट क्या होता है? प्लस इफेक्ट के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर विस्थापित हुए, जिस कार्बन पर शिफ्ट हुए, उसी कार्बन पर अगर कोई आक्रमणकारी समूह जुड़ता है तब तो वो होता है प्लस इफेक्ट। और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर विस्थापित हुए, उसके दूसरे कार्बन पर अगर वहां पर जो है वो अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है, तब उसको अपन क्या कह देते हैं? माइनस इफेक्ट कह देते हैं। अब मैं कहां पे लिखूं? जगह नहीं बची है, ऊपर लिख दूं, ऊपर लिख दूं। चलो प्लस इफेक्ट क्या होता है? बंध के ऐसे लिख दो, जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए, जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए, अगर वहीं पर आक्रमणकारी समूह जुड़ता है, उसी पर आक्रमणकारी समूह का जुड़ना, आक्रमणकारी समूह का जुड़ना, उसे तो अपन कहते हैं प्लस इफेक्ट। देखो ध्यान से देखो, ये चीज आपको समझ आएगी कि जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो कौन से कार्बन पर हुए साहब? कि ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन पर शिफ्ट हुए, उसी कार्बन पर, इसी कार्बन पर जिस पे पाई बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इस पे हुए, इस पे हुए, तो उसी पर अगर कोई आक्रमणकारी समूह जुड़ता है तो वो प्लस इफेक्ट होता है। और ये चीज हमने देखी, इसके अंदर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट कर लो कि जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए, उसके दूसरे कार्बन पर, उसके दूसरे या उससे दूसरे कार्बन पर आक्रमणकारी समूह का जुड़ना, आक्रमणकारी समूह का जुड़ना, उसे अपन क्या कह देते हैं? माइनस आई, सॉरी माइनस ई इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर विस्थापित हो रहे हैं, जबकि आक्रमणकारी समूह इस कार्बन पर जुड़ रहा है। ठीक है ना? तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। आगे समझ आसान है, वैसे कुछ है नहीं मुश्किल इतना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, या फिर एक बार फिर से समझाओ। मैं बस केवल इतना कह रहा हूं कि प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर विस्थापित हो रहे हैं, जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर उसी पर वो समूह जुड़ रहा है, वो अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है, तो वो प्लस इफेक्ट होगा। और जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसके अलावा किसी दूसरे कार्बन पर वो आक्रमणकारी समूह जुड़ रहा है, तो वो माइनस ई इफेक्ट होगा। और ये इस चीज से एग्जांपल से आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो।
फिर मैं छोटी सी बातें आपको और बता देता हूं, बैठा दो इसको। चलो अब देखो, अब सर आप कहेंगे पाई बंद के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे किस तरफ, तो ये तो आपको जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूं कह दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताइए इस समय पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ विस्थापित होंगे? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा है, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ विस्थापित होंगे? किसी तरफ हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है, दोनों तरफ सेम कंडीशन है, तो चाहे इसको आप इधर विस्थापित कर दो तो भी करेक्ट है, और चाहे आप इसको इधर विस्थापित कर दो तो भी करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं दोनों तरफ नहीं, मतलब एक तरफ होगा, लेकिन आप किस तरफ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ कंडीशन सेम है। लेकिन सुनो मैंने जैसे ऐसे कर दिया CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये CH, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा CH। अब देखो अब कंडीशन सेम नहीं है, डबल बॉन्ड की इस तरफ कंडीशन अलग है, इस तरफ कंडीशन अलग है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरफ पाइबंद के इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए उस तरफ जा सकते, ना ना ना, अब कंडीशन आ गई इसमें, अब इसकी मर्जी नहीं चलेगी। अब कैसे जाएगा, देखो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, दो ही कंडीशन हो सकती है। जाएंगे किधर, देखो यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है CH3 समूह, और ये जो CH3 समूह होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। CH3 समूह जितने भी होते हैं, एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह होते हैं। भाई जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह। विकर्षी समूह का मतलब सर इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। तो अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन से धक्का दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, यानी कि पाई बंद का इलेक्ट्रॉन विस्थापित कहां पे होगा, अगले वाले कार्बन पर। मैं पीछे से धक्का मार रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन तो आगे ही कूदेगा, यही तो होगा, इलेक्ट्रॉन आगे। मैं इधर से धक्का मार रहा हूं ऐसे थोड़ी मेरा ऐसे आएगा, नहीं आएगा। तो अगर पीछे से इलेक्ट्रॉन को अगर धक्का लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई विकर्ष कर रहा है, विकर्षी का मतलब इसको अपन कैसे कहें, आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण, तो यहाँ पे ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपल्स कर रहा है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताना चाहूं, जैसे मैंने ये कह दिया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब बताओ ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, सर इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर धक्का मार रहा है, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर से धक्का मार रहे हैं, और इधर से दो दो मार रहे हैं, इधर से तो एक ही धक्का मार रहा है, उधर से दो दो जने धक्के मार रहे हैं। तो अगर इधर से दो धक्के मार रहे हैं तो इधर वाले धक्के ज्यादा हो जाएंगे, इधर वाले धक्के ज्यादा लगेंगे, है ना। ये तो बहुत आसान चीज है यार, धक्के किधर लग रहे हैं, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, धक्के किधर लगने इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो धक्के किधर लग रहे हैं, धक्के सर इधर से दो लग रहे हैं और उधर से धक्का एक ही लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात इधर से दो लगेगा तो उधर जाएगा, है ना। एक की थोड़ी होगी, यहाँ पे दो धक्के दे रहे हैं तो इधर आ जाएगा, बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरफ धक्का ज्यादा लगेगा उधर जाएगा। यहाँ पीछे से धक्का लगाया आगे चला गया, यहाँ इधर से ज्यादा धक्का लगा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ विस्थापित होंगे, समझ में आ गया। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा CH2 NO2 ये दो, CH डबल बॉन्ड CH। बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, जरा बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा। सर यहां पर देखें तो यहां पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है सर, और NO2 ग्रुप जो होता है ना सर, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है सर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सर क्या करता है, खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को सर खींचता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। भाई धक्का दूंगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, खींचूंगा तो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आएगा। यहाँ पे धक्का दिया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, यहाँ पे खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, समझ आ गई। अब मुझे पता है आपको कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है या ये इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है। तो उसके लिए मैं आपको प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको बता दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है,
तब तो पहचान लोगे। हाँ सर, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। बस फिर आसानी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मेनली ये डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो अरे यार यहाँ पे जो है ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। विकर्षी का मतलब होता है धक्का देने वाला, और आकर्षी का मतलब होता है खींचने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस तरफ आएगा, धक्का देगा उस तरफ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या बता लोगे पाइबंद के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस तरफ होगा? ठीक है ना, समझ गए, समझ गए। तो ये बस इतना सा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? कुछ भी नहीं है, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ये एक अस्थायी प्रभाव है, बाकी सारे के सारे स्थायी है। सर ये अस्थायी है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये प्रभाव जो अटैकिंग रिएजेंट है ना, जो आक्रमणकारी समूह है ना, उसकी उपस्थिति पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आक्रमणकारी समूह है तब तो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, और अगर आक्रमणकारी समूह नहीं है तो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन भी विस्थापित नहीं है, इसलिए इसको अस्थायी प्रभाव कहते हैं। सर क्या इसमें केवल पाइबंद के इलेक्ट्रॉन ही विस्थापित होते हैं? हाँ जी, हाँ, पाइबंद के इलेक्ट्रॉन ही विस्थापित होते हैं इसमें, केवल और केवल। जैसे आप अपन आगे पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, तो उसमें सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसमें केवल और केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। तो कितनी बातें अभी तक याद रही? सर अस्थायी प्रभाव है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक प्लस ई, एक माइनस ई। प्लस ई क्या होता है सर? प्लस ई यहाँ पे ये होता है कि जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन गए, अगर उसी कार्बन पर आक्रमणकारी समूह जुड़ रहा है तब तो प्लस ई इफेक्ट, और जिस कार्बन पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए उसके दूसरे कार्बन पर अगर आक्रमणकारी समूह जुड़ रहा है तो माइनस ई इफेक्ट। सर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैसे होगा, ये अपन ने देख लिया। विस्थापन कैसे होगा ये देख लिया कि भाई अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो वो धक्का देगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है मतलब खींचने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास कैसे ग्रुप जुड़े हुए, उसके आसपास कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किस वाले कार्बन पे जाएगा, वो अपन को सोच के करने, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा था। वैसे टाइम मैंने बहुत लगा दिया क्योंकि मुझे पता था आपको समझ में आने वाला नहीं आसानी से। अब अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है बच्चों। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल फोकस्ड होकर के 100% पूरा का पूरा जितना आपका कंसंट्रेशन है उसको केवल और केवल यहां पे रखो। अब इंडक्टिव इफेक्ट से आप ये मान के चलिए एक सवाल फिक्स है, ठीक है ना। जो आपके सवाल आते हैं ना कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, अम्लीयता का क्रम बताओ, सारीता का क्रम बताओ, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होगी इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। चलो शुरू करते हैं प्रेरणिक प्रभाव। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे प्रेरणिक प्रभाव। नेक्स्ट जो है वो है प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो आपने पढ़ लिया कि सर ये एक अस्थायी प्रभाव है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना एक एक बात को। इसमें एक कार्बन की चेन होती है, चेन का मतलब समझते हो, कार्बन 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 ऐसे बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कार्बन की चेन। तो कार्बन की एक चेन होती है और लास्ट वाला जो कार्बन है ना, उस लास्ट वाले कार्बन से एक उस कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा होगा, मतलब कार्बन की जितनी विद्युत ऋणता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई तत्व उस कार्बन से अटैच होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर उस तत्व की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, मतलब कार्बन और उस तत्व के बीच में जो बंध बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अगर उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी, मतलब वो अपने ऊपर वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। और यही चीज होती है ना, इसको अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। यानी कि इसमें सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, पूरी तरीके से विस्थापित नहीं होते, पार्शियली होते हैं। चलो अपन समझते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना।
मैंने यहां पे कहा कि कार्बन की एक चेन है, मान लो ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये कार्बन की चेन है, मान लो 5 कार्बन की एक चेन है, और इसके लास्ट में जो है ना वो एक कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं ना तो वो x की ज्यादा है कार्बन से। ये चीज आपको साइड में मान के चलना है कि कार्बन के अंत में जो तत्व जुड़ा हुआ है, जो भी एलिमेंट, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। अब खुद सोचिए कि अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ जाता है आंशिक धनावेश। इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश। सर ऐसा क्यों? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश क्यों होता है? इसका कारण समझो। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया, तो उसके अंदर क्या होते हैं, केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते कि नहीं होते? पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं और पूरी तरीके से उस पे चले जाते हैं, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम पे चले गए। तो जिस एटम पे वो इलेक्ट्रॉन गए उस पे पूरी तरीके से नेगेटिव आ गया और जिस से वो गए उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो वहां पे पूरी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि वो पाई बंध पूरा का पूरा टूट के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उस पे चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये बंध यहाँ से टूट नहीं रहा है, बंध टूट नहीं रहा है, केवल और केवल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसने ज्यादा खींच लिए और इससे वो ज्यादा दूरी पे चले गए। समझ गए मेरी बात को? बंध के इलेक्ट्रॉन टूटे नहीं है। अगर पूरी तरीके से बंध के इलेक्ट्रॉन टूट करके इसके ऊपर चले जाते तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टूटे थोड़ी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खिसके हैं, ज्यादा इसकी तरफ खिसके हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा, ना कि पूरी तरीके से ऋणावेश। तो ये मतलब समझ में आ गया कि इसमें आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से टूट करके उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर न जाते हैं, बल्कि उसकी तरफ ज्यादा खींचे हुए रहते हैं, इस वजह से उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्लियर है मेरी बात को? इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना ये कार्बन, ये तो आपको समझ आ गया कि बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा खींच गए, इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, और इससे दूर चले गए तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी थी। अब परिभाषा क्या बनेगी देखो, कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में अंतिम कार्बन से एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा होता है, जिससे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से इसको, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या थे, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे थे, जबकि प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, जिससे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खींचे हुए रहते हैं, या अपन कह सकते हैं इसकी तरफ विस्थापित होते हैं। ठीक है ना? अंतिम कार्बन से एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा रहता है, जिससे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं, जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको यहाँ पे समझनी थी। समझ में आ गया होता क्या है प्रेरणिक प्रभाव में? बहुत आसान है। कार्बन की एक चेन होगी और उस चेन के लास्ट वाले कार्बन से एक ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा रहेगा, जिसकी वजह से वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और इस कारण कार्बन पे तो आ जाएगा आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। ठीक है ना? कार्बन पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इसमें जो है वो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आता है। ठीक है ना? इसमें लिख देता हूं मैं, आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है।
क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से विद्युत ऋणी के पास नहीं जाते, विद्युत ऋणी तत्व के पास नहीं जाते, बल्कि उसकी तरफ ज्यादा खींचे रहते हैं, ज्यादा खींचे रहते हैं। देखो ये जो मैं लैंग्वेज लिखा रहा ना, ये आपको कहीं लिखी भी नहीं मिलेगी, ये आपको समझने के लिए खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं लिखाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये जितनी भी मैं बता रहा हूं उनको लिखते जाओ। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई क्या तुम्हें समझ में आई? अभी तक मैंने जितनी बातें बताई आपको समझ में आ गई? चलो अब देखो, इसको नोट करो, फिर मैं एक चीज और बताता हूं। प्रेरणिक प्रभाव जो होता है ना, प्रेरणिक प्रभाव ये जो है ना, ये दूरी पर निर्भर करता है। कैसे सर, मुझे बताओ। प्रेरणिक प्रभाव जो है ये दूरी पर निर्भर करता है, ये दूरी पर निर्भर करता है। कैसे करता है देखो, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, यानी कि इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तब ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, ये इससे लेगा इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, यानी कि कुल मिलाकर के इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये पीछे से लेते जाता है ना। तो जैसे जैसे ये लेते जाता है, जैसे जैसे इसकी इससे दूरी बढ़ती है, इसके ऊपर प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये इसके सबसे निकट है। ये इससे थोड़ा सा दूर है तो इससे थोड़ा कम लगेगा, और ये इससे बहुत ज्यादा दूर है तो बहुत कम प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये दूरी पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी प्रेरणिक प्रभाव कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रेरणिक प्रभाव जो है वो कम होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद प्रेरणिक प्रभाव लगेगा ही नहीं। और वो स्टेज कौन सी है? लगभग लगभग 3 कार्बन तक की प्रेरणिक प्रभाव लगता है, 3 कार्बन या मैक्सिमम 4 कार्बन, ठीक है ना, कभी कभार 4 कार्बन। आप ये मान के चलिए कि 3 कार्बन तक जो है वो प्रेरणिक प्रभाव लगता है, और उसके बाद प्रेरणिक प्रभाव शून्य हो जाता है, उसके बाद नहीं लगता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दूरी पर निर्भर करता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेरणिक प्रभाव जो होता है ये डिस्टेंस के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रेरणिक प्रभाव घटता जाएगा, ठीक है ना। और लगभग 3 कार्बन के पश्चात, 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव नहीं लगता, उसके बाद प्रेरणिक प्रभाव नहीं लगता। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 3 कार्बन के बाद जो है वो प्रेरणिक प्रभाव आपका नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रेरणिक प्रभाव आपको शून्य मानना है। हाइड्रोजन के सापेक्ष जो है वो प्रेरणिक प्रभाव शून्य मानना है, कि हाइड्रोजन का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो शून्य होता है, प्रेरणिक प्रभाव शून्य मानना है, ठीक है। हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रेरणिक प्रभाव को अपन क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये एक सापेक्ष प्रभाव, ये एक सापेक्ष यानी कि रिलेटिव सापेक्ष प्रभाव है, यानी एक प्लस आई होगा तो दूसरा माइनस आई होगा, दूसरा माइनस आई होगा, अकेला प्लस आई या माइनस आई नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? एक सापेक्ष प्रभाव है, कहने का मतलब अकेला प्लस आई या अकेला माइनस आई नहीं लगेगा, एक प्लस आई है तो वहां पे फिक्स है दूसरा माइनस आई भी होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऊपर माइनस आई है तो एक ऊपर प्लस आई, समझ गए मेरी बात को? तो अकेला यहाँ पर ये प्रभाव नहीं लगेगा, अगर एक प्लस आई है तो दूसरा वहां पर माइनस आई होगा, ये दोनों एक साथ लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक सापेक्ष प्रभाव है, ठीक है। चलो ये तो थी इसकी थ्योरेटिकल बातें। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपसे कही ये सारी की सारी इसकी थ्योरेटिकल बातें थी, और थ्योरेटिकल बातें कितनी है आपको समझ में आई कि नहीं है बताओ। सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है। दूसरी बात, प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरी के अंदर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है।
तीसरी बात, इसमें सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव के अंदर होता क्या है सर, कैसे होते हैं सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित? तो कार्बन की एक चेन होती है और उस कार्बन की चेन में लास्ट वाला जो कार्बन है उससे एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा होगा, उच्च विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा होगा, और अगर उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है तो कार्बन और उस X के बीच में जो बॉन्ड बना होगा उस बंध के इलेक्ट्रॉन X ज्यादा खींचेगा, और X ने अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे तो उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश। सर आंशिक ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बंध के इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से X के ऊपर नहीं जाते, केवल और केवल उसकी तरफ ज्यादा खींचते हैं, इसलिए उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रेरणिक प्रभाव शून्य मानना है, और ये एक सापेक्ष प्रभाव है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई साथ साथ लगते हैं। अगर एक पे प्लस आई बन रहा है तो दूसरे पे माइनस आई लगेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली याद रखनी है, 4-5 बातें, ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपसे कोई थ्योरेटिकली चीजें पूछेगा तो ये जो मैंने 4-5 बातें बताई है इनमें से आपसे पूछेगा। बता दो इसको। चलो अब देखो, ये जो प्रेरणिक प्रभाव होता है ना, ये दो प्रकार का, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब सब कुछ चीजें यहीं से आ रही इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना है। थ्योरी तो सबको समझ में आ जाती है, अब आपको सुनना है। प्लस आई इफेक्ट कौन दर्शाएगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, ऐसे जितने भी समूह है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और माइनस आई इफेक्ट कौन दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे? माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप हो जाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट कौन दर्शाते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह। विकर्षी समूह का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेट का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह मतलब जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे, ये अपन साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं वो इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह होते हैं। इंग्लिश में अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सारे के सारे आपके प्लस आई इफेक्ट हो जाएंगे। माइनस आई कौन हो जाएंगे? माइनस आई में होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। सर हमें क्या पता चलेगा कौन से इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है, कौन से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है? मैं बता रहा हूं, देख इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह कौन कौन से हैं आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना कि जितने भी एल्किल ग्रुप है, सभी एल्किल ग्रुप, सभी एल्किल ग्रुप। सर एल्किल क्या होता है? एल्किल का मतलब जो एल्केन होता है ना, जैसे कि CH4 क्या है? CH4 क्या है? सर CH4 तो एल्केन है, मेथेन होता है। इसमें से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना, पीछे क्या बचेगा सर? CH3 बचेगा, तो इसको अपन एल्किल ग्रुप कहते हैं। यानी कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आप निकाल देते होता है उसको अपन एल्किल कहते हैं। तो जितने भी एल्किल ग्रुप है वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो आपके सारे के सारे प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। समझ गए मेरी बात को? सर एग्जाम्पल बता दीजिए। बता दिया सारे के सारे एल्किल ग्रुप, जैसे कि CH3 मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 ले लिया, है ना, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 है ना। एक हाइड्रोजन आपको बस कम कर देना, जैसे कि मेथेन का मेथिल हो गया, एथेन का एथिल हो गया, प्रोपेन का प्रोपिल हो गया। तो ये एल्किल ग्रुप होते हैं। तो ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? प्लस आई प्रभाव दर्शाने में। ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन धक्का देते हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना। अब सर माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस आई इफेक्ट के अंदर मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूं, वैसे के वैसे ऑर्डर में आपको याद रखना है, उसको रटना ही पड़ेगा। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे एक सीधा सवाल आपको वहां पे ऑर्डर को जमाने का आ सकता है कि कौन जो है जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है और किसका माइनस आई इफेक्ट कम है।
तो वो सारणी आपको याद करनी। सारणी तो क्या है, एक सीरीज है, NH3 प्लस NO2 सल्फोनिक एसिड साइनाइड CHO कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद में आ जाएगा फ्लोरो, फिर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OH, OR, उसके बाद में आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद NH2, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन। ये आपको -I के अंदर आपको याद रखना, याद रख लोगे, ये आपको -I के अंदर याद रखना। एक मिनट, ये OR पहले OH पर, ठीक है। ये सीरीज जितनी मैंने आपको बताई है, ये रटी हुई होनी चाहिए सबके, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। पहले आपका NH3 प्लस, फिर NO2, फिर सल्फोनिक एसिड, साइनो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिर OR यानी कि ईथर अपन इसको कह सकते हैं, फिर अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, एल्काइन, फिर NH2, फिर बेंजीन, फिर डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, और उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। ये इसके -I इफेक्ट का ऑर्डर है, मतलब NH3 का सबसे ज्यादा -I इफेक्ट है, उसके बाद NO2 का है। आपसे पूछ ले कि ब्रोमीन और आयोडीन में से आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का, ठीक है ना। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, आसान है। सबसे पहले NH3 प्लस, फिर NO2 प्लस, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद साइनो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, उसके बाद OR, उसके बाद OH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड NH2, बेंजीन, उसके बाद डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। मेरे को याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। कर लोगे? कैसे करोगे? एकदम से मत कोशिश करना, आराम से एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, फिर छोड़ देना, फिर दूसरे दिन फिर 1-2 बार पढ़ना, तीसरे दिन फिर 1-2 बार पढ़ना, ठीक है ना। एक दिन में रटोगे नहीं हो पाएगी, एक दिन में नहीं हो पाएगा। 4-5 दिन इसको लगातार देखोगे, अपने आप दिमाग में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हेडेक नहीं लेनी है मेरे को, एक साथ याद करनी। कुछ चीजें एकदम हाथों हाथ याद नहीं होती, उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि ये चीज है, तो इसको आपको कम से कम 4-5 दिन लगातार देखोगे तब जाके याद रहेगी। फिर जब भी आप देखोगे तो दिमाग में आ जाएगा, हाँ ठीक है, इसके बाद ये, ठीक है। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, कौन कौन से माइनस आई इफेक्ट वाले हैं? इतना पता चल गया कि सर जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो तो प्लस आई इफेक्ट हो जाएंगे, और जितने भी माइनस आई इफेक्ट हैं उसके अंदर सर हम ये सीरीज याद रख लेंगे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, इसके अंदर आपसे ऑर्डर दे देगा, 4 कोई भी दे देगा, ठीक है ना। जैसे कि उसने दे दिया NO2 दे दिया, Br दे दिया, OH दे दिया, और उसके बाद में बेंजीन दे दिया, और उसको कहेगा कि इसको आपको सीक्वेंस में जमाना है, उल्ट पुल्ट कर देगा और बताएगा कि माइनस आई इफेक्ट का सही क्रम क्या है ना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारणी बोल रहा हूं बार बार, सीरीज आपको याद होनी चाहिए। चलो, ये तो बहुत बातें हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सर प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा क्यों रहे हो? ये आपने इतनी बातें बताई हैं, ये बताया है, ये क्यों बता रहे हो? अब इसका अपन एप्लीकेशन देखेंगे कि ये काम क्या आएगा, अपने प्रेरणिक प्रभाव काम क्या आएगा। एक सवाल तो यहाँ से आपको थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, उसमें 4-5 बातें मैंने बताई। एक सवाल आपको माइनस आई इफेक्ट को लेकर के पूछ सकता है, 2 तो ये बन जाएंगे। अब आगे जो इससे प्रेरणिक प्रभाव के सवाल बनेंगे ना, वो अपन कैसे बनेंगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखो एक बार, इसको एक बार लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो प्रेरणिक प्रभाव का एप्लीकेशन क्या है। प्रेरणिक प्रभाव से अपन बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। प्रेरणिक प्रभाव के अंदर ज्यादातर चांस ये है कि वो सवाल ऐसे नहीं देगा प्रेरणिक प्रभाव क्या है। प्रेरणिक प्रभाव से अपन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव से अपन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव से अपन कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता का क्रम निकाल सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव से अपन एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम निकाल सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव से अपन सारीयता का क्रम निकाल सकते हैं। तो सवाल आपको ये मिलेगी, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सवाल के अंदर कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछ ले, एसिडिसिटी का ऑर्डर पूछ ले यानी कि अम्लीयता का, सारीयता का क्रम पूछ ले, वो सवाल पूछे। और वो सवाल कैसे टेकल करना है, प्रेरणिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए।
अगर आपने प्रेरणिक प्रभाव के दिमाग में आपके छप गया, जितनी बातें मैंने बताई वो अगर आपके दिमाग में है, तो आप किसी भी कार्बोकेटाइन, किसी भी कार्बन आयन और फ्री रेडिकल या फिर क्षारीयता का क्रम और अम्लीयता का क्रम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए? तो सवाल कैसा बनेगा समझ में आ गया? आपसे कोई ना कोई स्टेबिलिटी का या अम्लीयता का या क्षारीयता का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, सबसे पहले तो इसका महत्व क्या है, तो महत्व मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है कि अपन इससे जो है वो कार्बोधनायन व मुक्त मूलक का स्थायित्व बता सकते हैं। कार्बोधनायन व मुक्त मूलक का स्थायित्व बता सकते हैं। ठीक है ना? कार्बोधनायन व मुक्त मूलक का स्थायित्व बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दोनों वर्ड साथ में लिखे, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपको कार्बोकेटाइन में फॉलो करनी है वही सेम की सेम चीजें फ्री रेडिकल है, यानी कि इनको दोनों को अलग मानना ही नहीं है। एक कंफ्यूजन पहले यही पे खत्म कर दो कि जो चीजें आपको कार्बोकेटाइन में करनी है, जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन में फॉलो करने हैं, जो रूल कार्बोकेटाइन के लिए है, वही के कोई रूल फ्री रेडिकल है। तो कहीं पे अगर कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल दिखे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही नियम लगाना, एक ही नियम लगाना। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ कार्बोकेटाइन का बता रहा हूँ, वो की वो चीजें कार्बोएनाइन है, वो की वो चीजें कार्बोएनाइन है। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे। अब इसके अंदर कार्बोकेटाइन और मुक्त मूलक का स्थायित्व, एक चीज याद रखना कि जो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होता है वो प्लस आई इफेक्ट के तो होता है समानुपाती और माइनस आई इफेक्ट के होता है व्युत्क्रमानुपाती। ये बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कार्बोधनायन का जो स्थायित्व है, मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। कार्बोधनायन का स्थायित्व, कार्बोधनायन का स्थायित्व जो होता है ये आपके प्लस आई प्रभाव के तो होता है समानुपाती और माइनस आई प्रभाव के होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका सब मतलब समझ में नहीं आया? मतलब हम बहुत अच्छे से समझ पाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं जाएगी, बस केवल अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखते जाओ। मैंने यहाँ पे ये कहा कि कार्बोधनायन का स्थायित्व है प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होगा और माइनस के व्युत्क्रम होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन यानी कि सी प्लस तो प्लस के समानुपाती और माइनस यानी कि माइनस के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो नाम से पता चलता है। अब अगर कार्ब ऋणायन का पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना, कार्ब ऋणायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती हो जाएगा और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सर फ्री रेडिकल का पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। फ्री रेडिकल मैंने क्या कहा, कार्बोकेटाइन के जैसा होता है, जो चीज कार्बोकेटाइन होती है वही फ्री रेडिकल होती है, यानी फ्री रेडिकल का स्थायित्व भी प्लस आई प्रभाव के समानुपाती और माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे आप लिख दो मुक्त मूलक, या तो मुक्त मूलक या कार्बोकेटाइन, दोनों के अंदर ये चीजें होंगी। और अगर आपसे पूछ ले, सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ अपन कार्बोएनाइन का स्थायित्व या फिर कार्ब ऋणायन का स्थायित्व, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व वो कैसे निकालेंगे? कार्ब ऋणायन का स्थायित्व कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने का तरीका है कि भाई साहब ये जो कार्ब ऋणायन होता है ना ये माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होता है और प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती। देखो अभी मैं आपकी थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी को ध्यान से सुनते जाओ, जब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा तब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जितनी थ्योरी बता रहा हूँ उनको सुनते जाओ। ठीक है बच्चों, चलो बारिश आ चुकी है, भयंकर बारिश, लाइट कभी भी जा सकती है। ठीक है ना? थोड़ा सा अलर्ट है। अब देखो इतनी बातें अगर आपको समझ आई तो मैं आगे बढ़ूँ, इतनी बातें अगर आपको समझ आई तो मैं आगे बढ़ूँ। ये तो मैंने इसके साथ बता दिया। ऐसे अपन पढ़ रहे हैं कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, चलो इसको मैं मिटा दूं। ठीक, अब देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा एक है आपका CH2 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 CH ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका CH3 CH3, एक हो जाएगा आपका CH3। बताइए इनमें कार्ब कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? तीन उदाहरण मैंने आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बताइए मुझे। एक और लिख देता हूं, हाँ ठीक है,
बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? सर कैसे पता करना? कुछ भी नहीं करना, ऐसा अगर आ जाए एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जितने ज्यादा कार्बन वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल, वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल। कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है? सर 1 2 3 इसमें है, 2 इसमें, 1 इसमें, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या इसमें है, मतलब ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। सबसे कम पूछ ले तो ये, और ऑर्डर पूछ ले तो ये करते हैं। इतनी सी बात याद रख लोगे। अगर ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की संख्या में फर्क है, कार्बन की चेन के अंदर डिफरेंस दिख रहे हैं कि भाई एक में 3 कार्बन, एक में 4 कार्बन, एक में 2 ही कार्बन है, और आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, तो कुछ भी नहीं करना, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल, वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? सर ये तो एक आपने सो ट्रिक बता दी। कारण क्या है? देखो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसके ऊपर जो प्लस चार्ज को कम कर दे, जो प्लस चार्ज को कम कर देगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो देखो ये भी देखो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, दो जने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्लस प्रभाव कम होगा। इसमें एक ही जना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस प्रभाव कम तो होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, और इसमें तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है, यानी प्लस प्रभाव उतना का उतना रहेगा। ये इसका कारण है, ठीक है ना। लेकिन आप सिंपल बस इतना याद रखना। अब देखिए दूसरा आपसे पूछ लें कि यहाँ पे मैंने जैसे कि कह दिया कि एक है Cd3, एक है Cd3 और एक है CH3, इसके अंदर कौन सा होगा? देखो अब सारे के सारे यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताओ इसके अंदर जो है वो कौन ज्यादा होगा? तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है, तो अब इसके अंदर कौन ज्यादा होगा? बताओ, सबके ऊपर प्लस लगा हुआ है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा कि जितना ज्यादा भारी समस्थानिक होगा, समस्थानिक सॉरी समभारी, समस्थानिक है ना, ये तो सारे के सारे समस्थानिक, तो समस्थानिक जितना भारी होगा कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल। तो सबसे ज्यादा भारी कौन है? सबसे ज्यादा भारी कौन है? ट्राइटियम, ये सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। ये एग्जैक्ट याद रखना, सवाल बने कि ये सीधे सीधे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम में कौन होगा, तो यही ऑर्डर होगा, समझ गए ना। तो ये आपसे पूछा जा सकते हैं, इनको याद रखना। बेटा समझ आ गई ये चीजें? चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं अपन कार्बोकेटाइन के अंदर। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, मैंने लिख दिया CH3 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 और ये इसके ऊपर कार्बोकेटाइन CH3 ठीक है, और एक मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CS पॉजिटिव और एक मैंने ऐसे लिख दिया CH3 पॉजिटिव। बताओ इसके अंदर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसके अंदर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? इसके अंदर देखो ऑर्डर तो मैं रटवा दूंगा, लेकिन कंसेप्ट को समझो कि भाई वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा कब होगा? कार्बोकेटाइन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, जो इसके प्लस चार्ज को कम कर देगा वो इसको स्टेबल कर देगा, जो इसके प्लस चार्ज को कम कर देगा वो स्टेबल कर देगा। सर प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही तो मतलब होता है प्लस का, कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा वो इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा।
इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह? सर इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे, मतलब कार्बोकेटाइन को स्टेबल तो करेंगे, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? एक चीज ध्यान से सुनना कि भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालनी है, एक लाइन याद रखना कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर अपन को निकालनी है, इसका मतलब समझना आपको, कार्बोकेटाइन है मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये चीजें मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका दिमाग जब चलने लगेगा ना तो आपके सामने कैसा भी एग्जांपल आएगा आप कर लो। मैं ये कह रहा हूं कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, सर सी पे प्लस है, प्लस क्यों आया सी पे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन की कमी कोई पूरा कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज नहीं रखना चाहता, वो न्यूट्रल रहना चाहता है, कोई भी अपने ऊपर बर्डन थोड़ी रखना चाहेगा, भाई आप भी है जिंदगी में न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये भी न्यूट्रल रहना चाहता है, ये नहीं चाहता मेरे ऊपर प्लस चार्ज हो, तो प्लस चार्ज नहीं हो इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस चार्ज को कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, प्लस चार्ज कम हो जाएगा। सर प्लस चार्ज कम कौन करता है, जो प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप है, कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और कौन होते हैं, एल्किल है, मतलब यहाँ पर एल्किल तो जुड़े हुए हैं, मतलब ये सारे कहीं न कहीं इसके प्लस आई प्रभाव को कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका प्लस आई प्रभाव देखो, ये भी इसका प्लस आई प्रभाव कम कर रहा है, ये भी इसका प्लस आई प्रभाव कम कर रहा है, ये भी इसका प्लस आई प्रभाव कम, सॉरी क्या कर रहे हैं, इसका प्लस चार्ज कम कर रहा है, समझिए मेरी बात को, यहाँ पर इसको ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ये जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर तीन तीन ग्रुप हैं प्लस आई दर्शाने वाले, तीन तीन प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह है इसके पास। इसके पास देखेंगे तो केवल दो ही है, मतलब यहाँ पर जितना प्लस चार्ज कम होगा उसकी तुलना में यहाँ पर प्लस चार्ज कम होगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम होगा, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लस चार्ज कम हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लस चार्ज कम हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद ये होगा। बताइए कारण समझ में आया कि नहीं? मैंने यहाँ पे जो कारण बताया कि क्यों जो है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसके पास इसके प्लस चार्ज को कम करने वाले बहुत सारे ग्रुप है, ये भी इसका प्लस चार्ज कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, इसमें केवल दो ही है, ये कम कर रहा है, ये कम कर रहा है, इसमें केवल एक ही है, ये कम कर रहा है, इसमें तो कोई नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। या फिर वैसे तो समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक लाइन रख लो, कार्बोकेटाइन के अंदर स्थायित्व का अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद CH3 पॉजिटिव, उसके बाद CH3 पॉजिटिव। ये लाइन रट लेना, ये कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, ये कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। देखो ये कार्बोकेटाइन है, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं सर, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसको अपन क्या कहते हैं 3 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन है, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसके अंदर कितने जुड़े हुए हैं सर, एक ही जुड़े हुए हैं, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बन, समझ गए मेरी बात को। और 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद CH3 पॉजिटिव का होगा। याद रख लोगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे याद रख लेना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3 पॉजिटिव, ठीक है ना, CH3 पॉजिटिव सबसे लास्ट में रहेगा। चलो ये आपको ध्यान रखना था कार्बोधनायन के स्थायित्व के बारे में, रख लोगे यार, रख लोगे, चलो चलो भाई। अब आपसे पूछ ले कि कार्ब एनायन का स्थायित्व क्या होगा, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। चलो अब अपन उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कार्ब एनायन का स्थायित्व। कार्ब एनायन का स्थायित्व या कार्ब ऋणायन का स्थायित्व, एक चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि माइनस आई इफेक्ट कि ये समानुपाती हो गए,
और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एग्जाम्पल आपको मैं एक दे रहा हूं, जैसे कि मैंने कह दिया, वही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, CH3 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 पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CH3 CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, इन सब के ऊपर नेगेटिव, कार्बन एनायन कर दें, इन सब के ऊपर नेगेटिव, सबके ऊपर नेगेटिव। अब इसके अंदर कार्ब एनायन का अस्तित्व आपको बताना है, कार्ब एनायन का अस्तित्व बताना है, कार्ब एनायन का अस्तित्व बताना, बताओ। बहुत आसान है, अगर आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया तो ये बहुत आसान है। कैसे देखो, सबसे पहले तो देखो इसके अंदर जो माइनस आई प्रभाव है, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर माइनस है, और फिर से वही बात है कि ये कोई भी अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता, मतलब ये माइनस को कम करना चाहता है। माइनस का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कोई अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो माइनस कम हो जाएगा, कोई अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका माइनस कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले अगर कोई समूह यहाँ पर जुड़े होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। यहाँ पर तो कोई माइनस आई वाले समूह ही नहीं है, सारे सारे कैसे हैं, प्लस आई वाले, और प्लस आई के तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितने ज्यादा प्लस आई होंगे कार्बो एनायन उतना ही ज्यादा कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस आई वाले कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये तो प्लस आई वाले के तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितने ज्यादा प्लस आई ये उसके सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, और जितने कम प्लस आई होंगे, इसके ऊपर कोई प्लस आई नहीं है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका देखो, इसके ऊपर है माइनस चार्ज, मतलब ये माइनस को कम करना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि इसके पास जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कोई ले ले, है ना। तो यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि माइनस चार्ज को कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, माइनस चार्ज को कम करने की बजाय ये तो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना भाई साहब। तो यहाँ पर ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये माइनस को और बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी तुलना में कम बढ़ा रहा है। ये माइनस को 3 गुना बढ़ा रहा है, तो ये 2 गुना ही बढ़ा रहा है, ये 1 गुना ही बढ़ा रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं बढ़ा रहा। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। और अगर आपसे पूछ ले कि कार्ब एनायन का अस्तित्व कैसा होता है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले CH3 नेगेटिव, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ये चीज आपको याद रख लोगे, रख लोगे। आसान है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी मैंने नहीं बताया, बहुत सिंपल है। अभी भी समझ में नहीं आया, केवल इतना याद रख लो कि जो कार्बोकेटाइन का है ना उसका उल्टा है। कार्बोकेटाइन के अंदर क्या था, ऐसे था, इसके अंदर ऐसे कर दिया, बस कार्बोकेटाइन का उल्टा कर दो, कार्बन एनायन का अस्तित्व आ जाएगा। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया। याद रख लोगे, कोई भी एक याद रख लेना और एक दूसरे का उल्टा कर देना, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, चल इनको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूं और अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर कोई कार्बोकेटाइन और कार्बोकेनाइन का स्थायित्व पूछे तो बता दोगे, बता दोगे, बहुत सिंपल है। एक ही रूल ध्यान रखना है, एक ही रूल ध्यान रखना है कि प्लस आई वाला कार्बोकेटाइन का अस्तित्व बढ़ाएगा और माइनस आई वाला कार्बो एनायन का अस्तित्व बढ़ाएगा। या फिर जो मैंने बात बताई कि कार्बोकेटाइन का अस्तित्व प्लस आई इफेक्ट के समानुपाती, माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती, और वो वाला उल्टा हो जाएगा, माइनस आई के समानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चल जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो आपको करके बताना है। चल जैसे कि मैंने यहां पे कह दिया CH3, या फिर यूं कह दो, एक मिनट, CH2 CH पॉजिटिव, इधर मैंने Cl लगा दिया, CH Cl Cl पॉजिटिव लगा दिया, और इधर Cl 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 और
बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? सोचना कुछ भी नहीं है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? एक ही चीज ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन प्लस आई वाले के तो समानुपाती और माइनस आई वाले के व्युत्क्रमानुपाती। इतना तुम्हें पता है, इतना तुम्हें पता है कि कार्बोकेटाइन प्लस आई वाले के समानुपाती और माइनस आई वाले के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे कोई प्लस आई वाला दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ पे प्लस आई वाला कोई है नहीं, सारे माइनस आई वाले। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे काम चलेगा माइनस आई वाला। अगर प्लस आई वाले होते तो जितने ज्यादा प्लस आई वाले उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल, और यहाँ पर माइनस आई वाले हैं और माइनस आई तो की कार्बोकेटाइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितने ज्यादा माइनस आई वाले होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही कम स्टेबल होगा, और कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसके अंदर माइनस आई जितने कम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो मैं और समझा दूं। ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर प्लस है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये चाहता है कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, यही चाहता है। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। पहले से ही बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो और बढ़ जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। हमने क्या कहा, कोई भी जो है वो ये चाहता है कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो खत्म हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, जबकि यहाँ पे चार्ज और बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना। इसके पास ऑलरेडी कमी है इलेक्ट्रॉन की और दो खींच रहे हैं। यहाँ पे देखो तीन खींच रहे भाई साहब, ये तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, मतलब कि ये इसके प्लस चार्ज को सबसे ज्यादा बढ़ा देगा जबकि ये इसको थोड़ा कम बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? देखो सवाल कैसा भी आ सकता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सवाल कैसा भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने आपको ये दे दिया CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे Cl है, फिर मैंने ये दे दिया CH2 यहाँ पे Cl कर दिया और मैंने ये दे दिया, इस बार यहाँ पे Cl। अब बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? अब बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? कैसे बताओगे? सर सबसे पहले तो जो कार्बोकेटाइन है उसको वो प्लस आई के समानुपाती होता है। यहाँ पर प्लस आई वाला तो कुछ दिख नहीं रहा भाई, ये जो है ये तो सबके अंदर बराबर ही है, ये तो सबके अंदर ही है। अलग चीज क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पर देखो प्लस आई वाला तो कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पे माइनस आई वाले सारे के सारे माइनस आई, और माइनस आई के तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि माइनस आई वाले जितने कम होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होगा, माइनस आई वाले जितने कम होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होगा। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि सर माइनस आई इफेक्ट वाले कम क्या, ये तो सारे बराबर ही है। यहाँ पे तो आपने चलो ये बता दिया कि इसके अंदर एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो जो इसमें सबसे कम होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो क्या करेंगे, तो अब आपको फिर से थ्योरी में जाना है। थ्योरी में मैंने एक क्या पॉइंट बताया कि ये दूरी पर डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन से इसकी डिस्टेंस इतनी है, इस क्लोरीन से इसकी डिस्टेंस उससे कम है, इसकी बहुत कम है, यानी कि ये जो है तब आपको डिस्टेंस देखना है। अगर वहां पर जो है वो समान है संख्या तब आपको डिस्टेंस देखना है कि किसकी डिस्टेंस ज्यादा किसकी डिस्टेंस कम। अब ये क्या करेगा सर, ये Cl माइनस है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन देखो कार्बोकेटाइन यहाँ से इससे इतना दूर है, मतलब ये इतना बढ़िया तरीके से नहीं खींच पाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा और पास है तो ज्यादा खींच पाएगा, यहाँ पे ये बहुत पास है तो बहुत ज्यादा खींच पाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये बहुत ज्यादा खींच पा रहा है, मतलब ये सबसे कम स्टेबल, ये कम खींच पा रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये आउट हो जाएगा। समझ आएगी ये बात? तो ये हमने किसके बेस पे किया, डिस्टेंस के बेस पे किया। दूरी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उतना नहीं खींच पाएगा, इसकी वजह से प्लस चार्ज को ये ज्यादा कम नहीं बढ़ा पा रहा। लेकिन यहाँ पर ये क्लोरीन जस्ट इस कार्बोकेटाइन के पास में है तो ये बहुत ज्यादा इसकी पावर होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये प्लस चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इस वजह से ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। आ रही है समझ में बातें? अरे इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो और बताओ यार,
चलो और बता देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने कर दिया CH3 कर दिया, फिर मैंने कर दिया CH3 CH2 पॉजिटिव, क्लोरो कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया OH कर दिया। अब बताओ, अब बताओ क्या ऑर्डर हो जाएगा? अब बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा? साइन कर देता हूं। अब बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपको कार्बोकेटाइन का ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर बताओ। सबसे पहले क्या देखना है सर, कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट अगर कहीं पे दिख रहा है तो उसके समानुपाती, यानी कि प्लस आई वाला जो है उसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा और माइनस आई वाला घटाएगा। तो कहीं प्लस आई वाला दिख रहा है, यस सर CH3 एल्किल ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया तो प्लस चार्ज को यहाँ पे कम करेगा, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर सर ये तो दोनों माइनस वाले बच रहे हैं, अब कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे आपको पावर देखनी, जो मैंने सीरीज बताई उस सीरीज के अंदर आप अगर देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो बाद में आता था और CN पहले आता था, यानी कि पावर ज्यादा किसकी है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, साइनो का, और माइनस आई इफेक्ट अगर साइनो का ज्यादा है तो यहाँ पर ये इसका स्टेबिलिटी कम कर देगा, क्योंकि माइनस आई वाला क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो माइनस आई जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन उतना कम स्टेबल, तो ये तो कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे थोड़ा, ठीक है ना। ये सारी एग्जांपल लिखना ताकि आपकी दिमाग की नसें खुले, है ना, तुम कर पाओ, और इसके बाद प्रैक्टिस करना खूब सारी, सवाल बहुत आसान आएगा, जितने रूल मैंने बताए उन रूल को फॉलो कर लोगे सवाल कर लोगे, ठीक है ना। चलो ये मैंने सारे के सारे आपको कार्बोकेटाइन की बताए। अब आप कहेंगे सर कार्बोएनाइन की बताई नहीं आपने, कार्बोएनाइन की तो बताई नहीं सर, चलो मैं कार्बोएनाइन का बता देता हूँ, इसी को चेंज करके बना देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया। चलो अब देखो, इसी को चेंज करके अपन उसको बना देते हैं। इन सब के ऊपर नेगेटिव लगा, और कुछ नहीं करना, बस ये नेगेटिव लगा दिया, मतलब अब आपसे कार्ब एनाइन का स्थायित्व पूछ रहा हूं, अब आपसे कार्ब एनाइन का स्थायित्व बता रहा है। देखो एक तरीका तो सिंपल सा ये है, एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि जो आपके कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आया उसका उल्टा कर दो, जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आया उसका उल्टा कर दो, या फिर इसको समझ लो। देखो पहला देखो, अपन से अब कार्ब एनाइन पूछ रहे हैं, और कार्ब एनाइन क्या होता है, कार्ब एनाइन होता है कि सर माइनस आई इफेक्ट के तो ये होता है समानुपाती और प्लस आई के होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये बात अपने दिमाग में रखनी। तो माइनस आई वाला इसको बढ़ाएगा और प्लस आई वाला घटाएगा। अब यहाँ पर देखो Cl सारे माइनस आई वाले लगे हुए हैं, ठीक है सर, मतलब ये इसको बढ़ाने का तो काम करेंगे। अब आपको नंबर देख लेना है, नंबर कैसे देखेंगे, नंबर ऐसे देखेंगे कि जितने ज्यादा माइनस आई वाले होंगे, जितने ज्यादा माइनस आई वाले होंगे कार्ब एनाइन उतना ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, कार्बोकेटाइन में ऐसे आया था, इसमें ऐसा आया, समझ में आया क्यों आया, क्योंकि माइनस आई वाले जितने ज्यादा वो कार्बो एनाइन उतना ही ज्यादा स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखो, इसको देखो, अब देखो ये है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कम खींच पा रहा है क्योंकि इससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींच पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे और ज्यादा खींच पा रहा है, और अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है मतलब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज को कम कर पा रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये ऑर्डर है। समझ गए ना मेरी बात को। चलो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसके अंदर
आपसे कार्बेनाइन का स्थायित्व पूछा है, मतलब कार्बेनाइन के अंदर अगर कोई प्लस आई वाला है तो वो तो कम करेगा, यानी कि इसका तो सबसे कम हो जाएगा। अब इसके अंदर पावर किसकी ज्यादा है भाई, Cn पहले आता है, माइनस का इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, Cn का, तो मतलब ये सबसे ज्यादा, उसके बाद Cn। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो प्लस आई इफेक्ट है, जो प्लस आई इफेक्ट दर्शा रहा है वो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बढ़ाएगा, और जो माइनस आई इफेक्ट दर्शा रहा है वो कार्बेनाइन का स्थायित्व बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले समूह कौन से हैं, एल्किल ग्रुप, वो सारे प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। और माइनस आई इफेक्ट के अंदर मैंने आपको सीरीज बता दी पूरी, वो सीरीज अगर आपको याद है तो वो आपको पता है कि वो सारे माइनस आई इफेक्ट वाले। ठीक है, कर लोगे इसको, अरे कर लोगे क्या इसको, या नहीं कर पाओगे? चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, दो तीन एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। चलो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसके अंदर आपको कार्बोएनाइन का स्थायित्व बताना है। बताओ देखिए, बताओ कार्बोएनाइन का स्थायित्व कैसे बताओगे? सबसे पहले देखो कार्बोएनाइन है और इसके अंदर माइनस आई वाले दे रखे हैं, मतलब इतना तो क्लियर है कि माइनस आई वाले हैं तो ये बढ़ाएंगे। अब देखना क्या है भाई, जैसे कि ये Cl है और ये Cn है, मतलब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, उसकी पावर देखेंगे, यही तो करेंगे, पावर देखेंगे उसकी, जिसका माइनस आई इफेक्ट है ज्यादा, वो कार्बोएनाइन ज्यादा स्थायित्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर के अगर हिसाब से देखिए तो Cn क्या होता है, Cn की पावर ज्यादा होती है, Cn पहले आता है, Cl बाद में आता है, तो उस हिसाब से तो आपकी इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन लेकिन ये गलत हो जाए, ऐसे नहीं करना। इसमें क्या देखना है, अपन को यहाँ पर पावर से पहले अपन को डिस्टेंस देखनी है। देखो इस कार्बोनाइन से इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, जबकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा, इसकी डिस्टेंस कम, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए मेरी बात को, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर इसको देखो, जैसे जिसको इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कार्बोनाइन है, इसके अंदर यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 यहाँ पे Cl। अगर पावर देखें, यहाँ पर पावर किसकी ज्यादा है, Cn की ज्यादा होती है Cl से, यहाँ पर अगर देखें तो NO2 की पावर जो है वो Cl से ज्यादा होती है नहीं होती, होती है सर, उस हिसाब से तो इसका जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर Cl कितने लगे हुए हैं, 2, मतलब पहले आपके नंबर ज्यादा है, Cl की संख्या यहाँ पे 2 है जबकि NO2 तो एक ही, तो ये ज्यादा हो जाएगा। यानी कि पावर से पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको देखनी है डिस्टेंस, उसके बाद आपको देखना है नंबर, संख्या, और पावर तो सबसे लास्ट में देखनी है। ये चीज नोट करके लिख देना। सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखेंगे, जैसे कि इसके अंदर अपने पहले क्या देखी, डिस्टेंस की, भाई ये सबसे नजदीक है तो ये कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, है ना, ये सबसे नजदीक है तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। उसके बाद अपन नंबर देखते हैं कि भाई नंबर संख्या अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्थायी होगा। सबसे लास्ट में पावर देखते हैं, इसलिए पावर भले ही ज्यादा हो, अगर उसके अंदर डिस्टेंस और नंबर के अंदर कुछ घपला हो गया तो आप गड़बड़ कर दोगे, इस चीज का ध्यान रखना। पावर सबसे लास्ट में देखनी है। पावर कब देखोगे, जब सबकी डिस्टेंस बराबर है। एक बार चेक कर लेना कि जब कार्ब एनाइन से जितने भी माइनस आई वाले ग्रुप है उन सब की डिस्टेंस बराबर है तो वो एक क्रॉस हो गया भाई, डिस्टेंस तो सबकी बराबर है। फिर नंबर देख लेना, क्या सारों के नंबर बराबर है, 1 है 2 है, जितने भी हैं सबके नंबर बराबर होने चाहिए। अगर नंबर बराबर है तब आप पावर देखेंगे। सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखनी है, अगर डिस्टेंस अलग अलग दे रखी है तो डिस्टेंस के हिसाब से आंसर करना है, उसमें पावर भलाई कुछ भी हो नहीं देखना, ठीक है ना। अगर नंबर अलग अलग है, एक के नंबर 2 है मतलब Cl 2 लगे हुए हैं और NO2 एक ही है, तो NO2 की पावर भले ही ज्यादा हो Cl से, लेकिन आंसर क्या जाएगा, Cl जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्या ज्यादा है और प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, नंबर को। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना, डिस्टेंस नंबर पावर, है ना, DNP से याद रख लेना, DNP डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, डिस्टेंस देखो सबकी बराबर, भाई ये 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये भी 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये भी 2 नंबर पे। संख्या देख लो, एक ही है एक ही है एक ही है, यानी कि इसके अंदर अब ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होते। फिर अपन को पावर देखनी है, तो अब अपन पावर देखेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद OH की, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें या नहीं आ रही, समझ में आई कि नहीं आई बताओ।
ठीक है, तो ये जितनी प्रैक्टिस मेरे से हो सकती थी मैंने आपको करवाई। अभी देखो समाप्त नहीं हुआ है, अभी मुझे और बतानी चीजें, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस करना, चीजों को सीखना, तब आपके दिमाग में चीजें चलेगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं हटा दूं एक बार। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। कार्बोकेटाइन और कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपसे पूछे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछे या कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पूछे, उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। यानी कि प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप। सबसे पहले ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि प्लस आई प्रभाव जो दर्शाते हैं ना, वो दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, एल्किल। एल्किल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएंगे। और माइनस आई प्रभाव कौन दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और ऐसे कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, तो वो मैंने आपकी सीरीज बता दी कि ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले तो वो दो चीजें याद रखनी। अब आपको सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है कि सर हमें तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा गया है या हमें तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पूछा गया, दो में से एक पूछेगा, तो या तो कार्बोकेटाइन का पूछेगा या कार्बो एनायन का पूछेगा। आपको दिमाग में इतना सा याद रखना है, आपको दिमाग में इतना सा याद रखना है कि प्लस वाले को प्लस वाला स्थायी बनाता है, प्लस वाले को प्लस वाला स्थायी बनाता है। मतलब क्या हुआ, प्लस वाला मतलब कार्बोकेटाइन सी पे प्लस होता है, और प्लस वाले को प्लस वाला मतलब प्लस कार्बोकेटाइन और उसको प्लस वाला यानी कि प्लस आई प्रभाव वाला स्टेबल बनाता है। यही तो होता है, यही तो हमने पढ़ा कि कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्थायी, जितना ज्यादा माइनस आई प्रभाव उतना ज्यादा कार्बो एनायन स्थायी। यानी कि लाइन आपको यह याद रखनी है कि प्लस वाला प्लस वाले को स्थायी बनाता है और माइनस वाला माइनस वाले को स्थायी बनाता है। समझ गए मेरी बात को। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना कि ये प्लस आई इफेक्ट के तो समानुपाती होगी। यानी कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई प्रभाव जुड़ रहा है, प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, और माइनस वाला जुड़ रहा है तो वो इसके स्थायित्व को घटाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व माइनस आई के प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा देखना है कि प्लस आई भी दे रहा है माइनस भी दे रहा है, तो पहले प्लस वाई तो सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला बढ़ाता है माइनस वाला कम करता है। समझ गए, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। फिर कार्बो एनायन पूछे तो इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, एक ऑर्डर आपको याद रखना कि कार्बोकेटाइन के अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा और कार्बो एनायन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहेगा। बाकी सारी की सारी चीजें आप कैसे करोगे, प्लस आई और माइनस आई प्रभाव को देख के करेंगे। एक रूल डिस्टेंस नंबर पावर वाला फॉलो कर देना। तो कोई भी आपसे कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन पूछे निकाल लोगे ना। प्रैक्टिस करना खूब सारी, हो जाएंगे आराम से। ठीक है ना, जितने रूल मैंने बताए ना उनको फॉलो करना आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब जो है ना भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, कार्बो एनायन का स्थायित्व है, या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये तीन चीजें पढ़ी। अब अपन को पढ़ना है, अब अपन को क्या पढ़ना है, एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड का सामर्थ्य, अम्लीयता। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अम्लीयता जो होता है ना, अम्लीयता या अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीयता ये माइनस आई इफेक्ट के होती है समानुपाती, और प्लस आई इफेक्ट के क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट की होती है व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि अम्लीयता जो है ना, जो कार्बो एनायन के अंदर चीज थी ना, वो अम्लीयता के अंदर आ गई। और अगर आपको सारीता का ऑर्डर पूछे, सारीता का ऑर्डर पूछे, तो ये तो प्लस आई इफेक्ट के तो हो जाएगी समानुपाती और माइनस आई इफेक्ट की हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती। ये बातें आपको इनके अंदर याद रखनी है। इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट करो कि भाई अम्लीयता और सारीता का अगर जवाब पूछे तो ये चीजें आपको याद रखनी है। रख ही लोगे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है ना, तो इससे जो है सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो है कि अपन जो है इससे एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। सेकंड इसका ये है कि इसे अपन अम्लीयता या सारीता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मैडम,
डन। अब जैसे कि मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। इधर मैंने दे दिया CH3 C CH3 OH, इधर मैंने दे दिया आपको CH3 CH2 OH। अब इससे आपके अंदर इसको पूछा गया कि अम्लीयता का ऑर्डर क्या होगा, अम्लीयता का क्रम बताइए, बताओ कैसे होगा। रूल बस वही है, प्लस आई माइनस आई वाले को फॉलो करना है। अम्लीयता क्या होती है कि भाई अम्लीयता जो है ये माइनस आई की तो होगी व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी समानुपाती, और प्लस आई की होगी व्युत्क्रमानुपाती, यही होगा। अब देखो माइनस आई वाला तो कोई है ही नहीं इसमें, माइनस आई वाला तो कोई है ही नहीं भाई। एल्कोहल की तो अम्लीयता ही पूछी है, एल्कोहल की तो अम्लीयता ही पूछी है इसमें कि एल्कोहल की अम्लीयता बताओ, कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो प्लस आई वाला जितना ज्यादा अम्लीयता उतनी कम, क्योंकि इसके क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, अपोजिट होती है, तो ये जितना ज्यादा ये उतनी कम। तो यहां पर प्लस आई प्रभाव 3 लग रहे हैं, मतलब प्लस आई सबसे ज्यादा यहां पर है तो इसकी अम्लीयता सबसे कम, यहां पर 2 लग रहे हैं तो थोड़ी इससे कम, ठीक है ना। और यहां पर केवल एक ही लग रहा है तो ये हो रहा है, समझ में आया नहीं यार। तो यहां पर प्लस आई प्रभाव 3 लग रहे हैं और प्लस आई प्रभाव की अम्लीयता व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि प्लस आई प्रभाव जितने ज्यादा लगेंगे अम्लीयता तो उतनी कम, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये जैसे हो उल्टा कर दिया मैंने, ऐसे करो भाई। प्लस आई प्रभाव इसमें सबसे ज्यादा लग रहा है तो अम्लीयता इसकी सबसे कम होनी चाहिए, और इसमें प्लस आई प्रभाव सबसे कम लग रहा है तो अम्लीयता सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और पूछ लू मैं, जैसे HCOOH CH3COOH CH3CH2COOH, बताओ इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा अम्लीयता, क्या ऑर्डर होगा अम्लीयता का। ये प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, हाइड्रोजन का प्लस आई प्रभाव शून्य होता है। प्लस आई प्रभाव CH3 का ज्यादा कि इसका ज्यादा, सर जिसके अंदर कार्बन जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा, मतलब इसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है तो अम्लीयता सबसे कम होगी, और इसका प्लस आई प्रभाव 0 है तो इसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये ऑर्डर हो जाएगा। और बताओ CH2COOH, इधर दे दिया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बताओ किसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पर अम्लीयता का क्रम पूछा गया है और यहाँ पे माइनस आई वाले लगे, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन माइनस आई वाले लगे, माइनस आई वाले बढ़ाते हैं। अच्छा डिस्टेंस सबकी सेम है, नंबर सबका सेम है सर। चलो तो अब अपन को क्या देखनी, पावर, पावर किसकी सबसे ज्यादा सर, फ्लोरीन की, और माइनस आई के अंदर पावर जितनी ज्यादा अम्लीयता उतनी ज्यादा, ठीक है ना, पावर से कर लो, ठीक है ना बच्चों, पावर से हो जाएगा। डन 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 डन, चलो ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है यानी कि अम्लीयता अगर बढ़ती है तो पीएच का मान यहां पर कम होगा। क्यों भाई, पीएच स्केल आपने देखी है, पीएच स्केल अपन 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो वो ज्यादा अम्लीय होगा, यानी कि अम्लीयता जितनी ज्यादा होगी पीएच उतनी कम होगी। भाई जिसके पीएच 0.1 0.2 1 2 इतनी कम होगी वो अम्लीय होगा, जिसके पीएच 6.7 है वो कम अम्लीय होगा, और 7 से इधर चला जाएगा वो तो सारी ही हो जाएगा। यानी कि अम्लीय सामर्थ्य जितना ज्यादा पीएच उतनी कम, पीएच उतनी कम, और अम्लीय सामर्थ्य जितना ज्यादा पीएच उतनी कम, के का मान उतना ज्यादा और पी के का मान उतना कम, ये याद रखना। कई बार सवाल ये पूछ सकते हैं कि आपसे के का ऑर्डर पूछ रहे, अब आप कहेंगे सर के का ऑर्डर तो आपने हमें पढ़ा ही नहीं, कोई अलग नहीं है के का ऑर्डर, आपको वही अम्लीयता ही निकालनी है।
तो जो अम्लीयता का ऑर्डर है वही Ka का ऑर्डर, जो अम्लीयता का ऑर्डर वही Ka का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले pKa का ऑर्डर बताओ, तो जो अम्लीयता का ऑर्डर है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा pKa का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे इस चीज को। चलो, तो अम्लीयता निकालनी आ गई। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सारिता का बता दे रहा हूं, वैसे उसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बता दो। चलो, सारिता का ऑर्डर आपसे पूछ ले, कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा याद रखना, प्लस वाले बढ़ाते हैं, माइनस वाले घटाते हैं। सारिता क्या होती है, जो कार्बोकैटायन होता है, प्लस वाले इसके समानुपाती हो जाएंगे और माइनस वाले इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कह दिया CH3 C CH3 CH3 OH, CH3 C CH3 OH, CH3 CH2 OH। बताओ सारिता का ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर सारिता का ऑर्डर क्या होगा भाई? सारिता प्लस आई के समानुपाती, यानी कि प्लस आई वाले जितनी ज्यादा सारिता उतनी ज्यादा, प्लस आई वाले इसमें 3 है मतलब सारिता सबसे ज्यादा, इसमें 2 है तो इससे ज्यादा, और इसके अंदर 1 ही है सबसे कम। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं अगर आपको समझ में आ गया ना, तो अम्लीयता सारिता कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है। याद क्या रखना है, जितने स्टेप मैं बताऊं उनको फॉलो कर लो बस। पहला स्टेप, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। प्लस आई वाले में तो सब डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एल्किल ग्रुप हो जाएगा, यानी कि एल्किल जितने भी होते हैं वो प्लस आई वाले होते हैं, और बाकी जो सीरीज मैंने बताई वो माइनस आई वाले होते हैं। अब अम्लीयता की बात करूं या कार्बोएनाइन की बात करूं, तो उसके अंदर माइनस वाले उसको बढ़ाते हैं। अम्लीयता और कार्बोएनाइन दोनों के अंदर माइनस वाले तो उसको बढ़ाएंगे और प्लस वाले उसको घटाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको सेट करना है। और अगर मैं बात करूं कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और सारियता की, तो उसको प्लस वाले बढ़ाएंगे और माइनस वाले घटाएंगे, प्लस वाले बढ़ाएंगे माइनस वाले घटाएंगे। ये बस इतना सा रूल है, उसके हिसाब से आपको करना है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे आप बताएंगे जरूर, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया आपको चीजें सिखा पाऊं। फिर भी कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज करें, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके पास कॉन्टेक्ट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है ना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, एक दो बार इस लेक्चर को अपन, मैं कह रहा हूँ एक बार और देख लेना, ठीक है ना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है ना। तो प्रेरणिक प्रभाव में आपसे क्या चीजें पूछेगा, या तो प्रेरणिक प्रभाव की थ्योरी, या माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपसे पूछ सकता है तो वो सीरीज याद रख लेना, या फिर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछ सकता है, या कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी पूछ सकता है, या आपसे फिर वो अम्लीयता या सारिता का क्रम पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये 4-5 तरह के सवाल बनते हैं जो मैंने सारे इसके अंदर कवर कराने की कोशिश की है। फिर भी कुछ कमी अगर आपको नजर आए, कुछ गलतियां अगर आपको दिखें, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिंदास बता सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो अपन उसके अंदर नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, वो भी मुझे बता देना, ठीक है ना। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे वाला जो भी इफेक्ट है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।